कहानी की शुरुआत में हमें स्कॉर्पियो को दिखाया जाता है जो सामने की तरफ देख रहा होता है। दूरबीन से वो देखता है एश सामने बैठा हुआ होता है। अब हमें सांजी लोगों को दिखाया जाता है जो लूफी जगह तुम्हें और खाना नहीं मिलेगा, पर लूफी एकदम से जोरो की प्लेट से भी खाना ले लेता है। जोरो लूफी को चिल्ला रहा था तुमने मेरा खाना कैसे खा दिया। उसको कह रहा मुझे भी खाना चाहिए। सांजी कहता तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। और नामी कहती इन लोगों पे ध्यान मत दो, इनका तो ये रोज का ही है। फीवी कहती है एश को देखो, एश अपना हर काम खुद ही कर ले रहा है, यहाँ तक कि चम्मच भी वो खुद ही साफ कर रहा है। फीवी कहती है एज वैसे बहुत फोकस रहता है, लगता है वो ब्लैकबीयर्ड को पकड़ के ही रहेगा। नामी कहती क्योंकि वो सेकंड डिवीजन कमांडर है और उसके फेलो क्रूमेट को ब्लैकबीयर्ड ने मारा भी था। दूसरी तरफ में स्कॉर्पियो को दिखाया जाता है जो अपनी बंदूक निकाल देता है और एज पे तान देता है। वो कहता है मैं इसका पत्थर फोड़ दूंगा इससे एकदम से, और जैसे आग लगा देता है उसकी जो चिड़िया होती है गलती से उस आग को बुझा देती है। अब लूफी और जोरो लड़ ही रहे होते हैं पर नामी आके उन दोनों को रोक देती है। अब एक लेक्चर दे ही रही होती है। लूफी कहते खाना उड़ रहा है, ये देखो खाना उड़ रहा है। नामी कहती कैसी बकवास बातें कर रहे हो, और लूफी एकदम से उसका पीछा करना चालू कर देता है खाने का। हमें तो बच्चों को दिखाई देता है वो बच्चों ने खाने को चुराया होता है क्योंकि उन्होंने 10 दिनों से कुछ भी नहीं खाया होता है। परेश आके उन लोगों को देख लेता है पर एक बंदा इसके ऊपर गन पॉइंट कर देता है। उसका भाई कहता है इससे पहले तुमने कभी गन नहीं चलाई, तुम सच में चलाओगे क्या गन, और एकदम से फायर कर देता है। परेश उसको पत्थर से ही रोक देता है एकदम से गोली। यश कहता है बच्चों को बंदूक से नहीं खेलना चाहिए, बच्चों को पता लग जाता है बहुत ताकतवर है। वो कहते हैं किसी को फाइंड करना है और वो अपने फादर की फोटो दिखाते कह रहे होते हैं हमें इसे फाइंड आउट करना है। दूसरी तरफ स्कॉर्पियो सोच रहा होता है मैं उड़ाऊंगा मेरा मकसद पूरा होगा, पर मेरी बंदूक चल क्यों नहीं रही है। उसकी बात तक नहीं, उसकी बंदूक की रोप खाली होती है। स्कॉर्पियो कहता है पोपो तूने क्या किया, और दोनों लड़ रहे होते हैं। फिर जो बंदूक की गोली होती है वो नीचे जा रही होती है। वो लोग लूफी से कहते हैं तुम किनारे हट जाओ, पर लूफी नहीं हटता। तब भी वो लोग कहते हैं फटा तो नहीं बम, वो लड़का सेफ होगा कि नहीं होगा, और एकदम से लूफी उसके सामने आ जाता है। फिर लूफी उसकी बंदूक उठा के कह रहा होता है ये तुम्हारा है क्या, और स्कॉर्पियो एकदम से डर जाता है। फिर और लूफी फिर हंस रहा होता है जोर जोर से। अब दूसरी तरफ एश वो फोटो को देख लेता है और कह रहा होता है ये स्कॉर्पियो है, इस बंदे ने ब्लैकबीयर्ड को हराया था। नामी कह रही ऐसा नहीं हो सकता। एश कहता है हमें इससे मिलकर ही पता लगेगा इन्हें हराया था कि नहीं हराया था ब्लैकबीयर्ड। अब स्कॉर्पियो लूफी को अपने साथ ले जा रहा होता है, कह रहा होता है मैं बाउंटी हंटर हूँ और मैं पोकर डी एश को पकड़ूंगा। लूफी कहता तुम मेरे बड़े भाई को पकड़ोगे, ये तो बहुत फनी होगा, तुम्हारी और उसकी लड़ाई होगी। तो अब स्कॉर्पियो एश को देख लेता है और कहता है मैं तुम्हें पकड़ूंगा, और उसके साथ लूफी भी होता है। सब जने कह रहे लूफी तू इसके साथ क्या कर रहा है। स्कॉर्पियो एकदम से अपनी बंदूक निकालता है और एकदम से इस पे फायर करता है। परेश उसका नेट उस पर डाल देता है जला के। स्कॉर्पियो कहता है ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तुम देखो, और एकदम से अपनी दूसरी बंदूक निकालता है जिससे पानी का प्रेशर बहुत तेज से आ रहा होता है। वो इसको मार रहा होता है, परेश उससे डॉज कर रहा होता है और एकदम से उसके पेट में गुम्मा मार देता है। फिर उसको कह रहा है माफ़ करना, पर तुम्हारे पास कोई चांस भी नहीं है, तुम ऐसे जीतोगे। वो छोटे बच्चे कह रहे होते हैं डैड ये बहुत हो गया, अब ये मत कीजिए आप। अब हमें उन बच्चों की पुरानी कहानी दिखाई जाती है। वो बच्चा कह रहा होता है ये देखो कितना बड़ा आलू। उसका छोटा भाई कह रहा है लोगों को तो खाने को खाना भी नहीं मिलता, पर हम तो पेट भर के खाना खाते हैं। उसका बड़ा भाई कह रहा होता है तुम ऐसा मत बोलो, तुम्हें पता है ना डैड ने अपनी जॉब बाउंटी हंटर की छोड़ी थी, उन्होंने हमारे लिए अपनी ड्रीम को छोड़ा था, और हमें भी ऐसे फालतू के ड्रीम देखनी नहीं चाहिए। उसके पापा ये सारी बातें सुन रहे होते और डिसाइड करते हैं अब मैं पोकर डी इसको पकड़ूंगा। स्कॉर्पियो कह रहे चिंता मत करो, तुम्हें पता है ना तुम्हारा डैड सबसे बड़ा बाउंटी हंटर है। स्कॉर्पियो बोल रहा था जब तक मेरे अंदर आ गए तब तक मैं कभी हार नहीं मानूंगा, और एकदम जब अपनी बड़ी वाली बंदूक निकाल देता उसके बच्चे कह रहे बहुत हो गया डैड, आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। उसका छोटा बेटा माफी मांग रहा था मुझे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए डैड, डैड आप हमारे साथ चलिए। अब उसके बाद इमोशनल हो जाता है और एकदम से बंदूक फेंक देता है, पर बंदूक का जो गोला होता है चट्टान पे जाके गिर जाता है और चट्टान फिर फट जाती है। अब चट्टान स्कॉर्पियो पे गिर रही होती है। एश कह रहा है मैं इनको संभाल लूंगा और अपनी फायर फेस से उनको रोक देता है, पर कुछ चट्टान के जो पत्थर होते हैं स्कॉर्पियो पे गिर जाते हैं। अब लूफी उनके सामने आ जाता है और कह रहा था तुम मर गए हो क्या। स्कॉर्पियो कहता है मैं इतनी जल्दी नहीं मरूंगा, अभी मुझे अपने बच्चों के साथ रहना है, और अपने बच्चों को सीने से लगा लेता है। नेक्स्ट सीन में हमें शाम का वक्त दिखाया जाता है। एश कह रहा मैं जाने का समय हो गया, यहाँ पे ब्लैकबीयर्ड तो नहीं है, और लूफी को एक पर्चा दे देता है। लूफी कह रहा है इसमें क्या है, वो कह रहा है इसी पर्चे से हम लोग मिलेंगे। लूफी कह रहा है इसमें तो कोई लिखा नहीं है। एश कह रहा है तुम्हें नहीं चाहिए तो मुझे दे दो। फिर लूफी कहता है मैं रखूंगा इसे, और पेपर को फिर रख लेता है अपने साथ, और ये सबका शुक्रिया अदा कर रहा था मेरे छोटे भाई का ध्यान रखने के लिए, और लूफी से बोल रहा था अगली बार हम मिलेंगे तो टॉप पायरेट बन के मिलेंगे। दूसरी तरफ स्कॉर्पियो भी जा रहा था, लूफी उसको बाय कर रहा था, पर अचानक से एश वहाँ से निकल जाता है। फिर अब हमें सुबह का वक्त दिखाया जाता है, चॉपर लूफी को उठा रहा होता है।
और एकदम से लूफी को फिर होश आता और कह रहा था वापिस से तुम लोग क्या रास्ता भूल गए क्या। फिर जोरो चॉपर पर चिल्ला रहे थे तुझे पता भी है ये किसकी गलती है। अब हमें उससे पहले की कहानी दिखाई जाती है। लूफी ने कैक्टस का पेड़ खा लिया होता है जिसमें एक ड्रग होता है। नामी बोली होती लूफी कभी बिना मुसीबत के रह नहीं सकता क्या। नामी जोरो को ऑर्डर देते जाके तुम लूफी को लेके आओ। वो कहता मैं क्यों लेके आऊँ। वो कह रही होती क्योंकि तेरे ऊपर डेट लगा हुआ है मेरे पैसों का। लूफी एकदम से जोरो को क्रोकोडाइल समझ लेता है और एकदम से पंचे मार देता है। फिर अब लूफी उसका दूसरा पंचे लगा रहा होता है। जोरो सोचता है मैं अपनी तलवार निकाल दूं, पर एकदम से उसके मुंह पे मुक्का मार देता है और लूफी भी उसके फेस पे मुक्का मार देता है। अब लूफी और जोरो रेत के अंदर होते हैं पर चॉपर आके उन लोगों को उठा देता है। कह रहा होता है जोरो लूफी ठीक है क्या। जोरो कहता है लूफी को इधर ही रहने दो तू। अब लूफी को एकदम से होश आता है। कह रहा होता क्रोकोडाइल का है। जोरो कहता है फालतू की बात मत कर। और लूफी कह रहा होता हम कहाँ पे है। जोरो कहता है ये सब तेरी वजह से हुआ, हम रास्ता भूल गए। दूसरी तरफ चॉपर रास्ता ढूंढ रहा होता है पर उसको किसी की भी स्मेल नहीं आ रही होती क्योंकि हवा की डायरेक्शन ही बदल चुकी होती है। चॉपर जोरो से बोल रहा होता है मैं कोई गलत शिप पे तो नहीं चढ़ गया, मेरे पास मौके आए थे और मैंने सुना है कि तुम पहले बंदे हो जो शिप में आए थे। जोरो कहता तुम्हें ठीक कहा, पर यहाँ पे आने का मेरा सर्टन रीजन है और सभी का सर्टन रीजन है। सब लोग अपने लिए काम करते हैं सिवाय अपने कैप्टन के। सबका आने का यहाँ पे अलग अलग मकसद है, पर मेन बात तो यह है सबका काम चल रहा है। इससे भी हम देखा जाए तो इसे टीम वर्क कहते हैं, पर ये असल में कोई टीम वर्क नहीं है। हमारा टीम वर्क वो नहीं कहलाता आप दूसरों की मदद कर रहे हो। टीम वर्क वो कहलाता है आप अपने इंडिविजुअल कितना काम कर रहे हो और अपने हिसाब से कर रहे हो। अब लूफी की जीभ लटक रही होती और उसे छाए वाली जगह दिखती और एकदम से अपने हाथ फैलाता है चॉपर और जोरो को फिर अपने साथ ले जाता है और छाव वाली जगह में आके कह रहा था यहाँ पे कितना अच्छा हो रहा है। और सामने की तरफ देखते चॉपर को क्या हुआ। जोरो कहता है ये तेरी वजह से हुआ है। अब अचानक से गड्ढा हो जाता है। जोरो गड्ढे के अंदर गिर जाता है। जोरो कहता है मैं कहाँ पे आ गया और यहाँ पे इतना अंधेरा क्यों है और ये सामने जो लिखा है मैं पढ़ नहीं पा रहा इसे। अब लूफी भी उसके पीछे आ जाता है। जोरो कहता है तू यहाँ पे क्या कर रहा है और चॉपर को तूने अकेला क्यों छोड़ दिया। लूफी कहता है चॉपर अभी आने वाला है यहाँ पे और चॉपर भी एकदम से वहाँ पे आ जाता है। चॉपर कह रहा है मैं कहाँ पे हूँ। जोरो कहता पता नहीं, लगता है हम अंडरग्राउंड है। दूसरी तरफ उसो की हालत पतली हो जाती है और वो बैठ के आराम कर रहे होते हैं। नामी पूछ रही होती यूबा और कितनी दूर है। सांजी कह रहे सिविलाइजेशन कितनी पुरानी है। फिर भी बता रहे सिविलाइजेशन हजारों साल पुरानी है और यहाँ पे 3 साल से बारिश भी नहीं हुई है। फिर भी बता रही होती यहाँ का सिविलाइजेशन सब लोग छोड़ के चले गए। जो यहाँ का रूलर था उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाया और सैंड पैरेट और फेक रेबल आर्मी की वजह ये सब हुआ। अब उसो एकदम से खड़ा होता कह रहा था मैं चलने को तैयार हूँ, मेरे अंदर एक अलग सी ऊर्जा आ गई है। सांजी बोलते पर तेरे पैर तो अभी भी काँप रहे हैं। फिर भी कहती उसो तुम अभी आराम करो। नामी कहते चिंता मत करो, चलो हम लोग अभी चलते हैं। अब चॉपर उस साइन को देख रहा था कह रहा था ये एंशिएंट लैंग्वेज है। जोरो कहता तुम्हें कैसे पता। चॉपर कहता क्योंकि मैंने इसे अपनी बुक में देखा था। जोरो कहता हमें कोई रास्ता निकालना होगा यहाँ से निकलने का। लूफी कहते पर क्यों रास्ता निकालना, यहाँ पे कितना ठंडा ठंडा हो रहा है। अब जोरो के सिर में एक मुक्का मार देता है। लूफी कह रहा मैं समझ गया, हमें यहाँ से निकलना होगा और एकदम से अपने हाथ फैलाता है और वो छेद में डाल होता है पर छेद भी नहीं मारता, कहीं और ही मार देता हाथ। अब ऊपर से बहुत सारी रेत गिर रही होती है। जोरो कहता क्या कर रहे हो और लूफी बहुत सारे पंच मार होता है। इरिटेट होके कह रहा है चलो अब सही हो गया सब कुछ। जोरो कहता है बंदा करना क्या था और लूफी कहता है चॉपर से तुम छोटे हो जाओ और एकदम से अपने हाथ को गोल गोल घुमा देता है और सबको लेके ऊपर उड़ जाता है। फिर एकदम से चॉपर लूफी से कह रहा था तुम्हें पता हम कैसे लैंड करेंगे। लूफी कहता है मुझे नहीं पता और एकदम से नीचे गिर जाता है। फिर चॉपर जोरो से कह रहा था मैं एक गलत शिप पे चढ़ गया। जोरो कहता है मैं तेरी बात को समझ सकता हूँ। दूसरी तरफ उसो की चल चल के हालत ख़राब होती। नामी कहती और हिम्मत दिखाओ और फिर भी परेशान हो रही होती। लूफी जोरो और चॉपर कहाँ चले गए। ओसो नामी से कह रहा था खुद तो तू ऊँट पे बैठी हुई है और हम यहाँ पे चल के आ रहे हैं। नामी उसो की बातों में ध्यान नहीं देती और कह रही होती फिर से तुम लूफी की चिंता मत करो, वो हमें पकड़ लेगा। तुम्हें पता है लूफी ने क्या कहा था एक बार। आप फीवी को वो उसकी पुरानी बात बताते उन्होंने कहा था ना ही उसे बोट चलानी आती है, ना ही उसे शॉट चलानी आती है, ना ही उसे कुछ करना आता, पर वो अपने दोस्तों के बिना कुछ भी नहीं है। फीवी कह रही है फिर भी और किनारे की तरफ देखती है तीनों लोग वहाँ से आ रहे होते हैं। लूफी कह रहा है हम यहाँ पे हैं। अबू लूफी अपने पेपर को देख रहा होता। सांजी कह रहा है ये तो खाली पेपर है और तुम इसे अभी भी रखे हुए हो। अबू एकदम से उस पेपर को खा रहा होता है पर लूफी उसके सिर पे मुक्का मारता और कह रहा होता है इसे खाना नहीं है। नामी बोलती है इंपॉर्टेंट पेपर है ना और वो पेपर को लेके उसके हेड में लगा देती है। लूफी कहता है ये अच्छा काम किया, नहीं से मेरा पेपर गुम होगा। दूसरी तरफ में क्रोकोडाइल को दिखाई देता कह रहा होता है मेरी बिलियन शिप का क्या हुआ था नोनोहारा में और मैंने मिस्टर 2 को भी बुला लिया जिसको मैंने मिस्टर 3 को पकड़ने के लिए भेजा था।
उनकी एक मीटिंग होने वाली है स्पाइडर कैफे में सब लोगों की। अब हमें मिस्टर 4 को दिखाया जाता है और मिस क्रिसमस को दिखाया जाता है जो स्पाइडर कैफे में आ जाते हैं। और हमें मिस क्रिसमस को दिखाया जाता है जो बात में बहुत चिल्ला रही होती है, कह रही होती है मुझे जल्दी दो। और वो लड़की जैसी गाना बजा रही होती है एक वियर्ड से साउंड आ रहा होता है। और हमें मिस्टर 2 को दिखाया जाता है जो अपना बैली डांस करते हुए आ रहा होता है और लोगों को भी डांस सिखा रहा होता है। अब मिस्टर 2 नाचते हुए अंदर घुसता है, वो लड़की कह रही होती है तो अपना स्टूपिड है डांस तुम बंद करो। मिस्टर 2 कहता है तुमने क्या कहा और अपने बंदों से कहता है तुम्हारा काम हो गया, तुम यहाँ से निकल जाओ। और हमें हल्की झलक मिस्टर 3 की दिखाई जाती है जो छुप के ये सब देख रहा होता है। अब हमें मिस्टर 2 के बंदे दिखाए जाते हैं जो पिट के उनकी बहुत बुरी हालत हो चुकी होती है। उनको मिस्टर 1 ने मारा होता है। मिस्टर 1 बता रहा होता है ये लोग अजीब से डांस कर रहे थे, अब मुझे इन पे शक हुआ तो मैंने इनको मार दिया। मिस्टर 2 कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और एकदम से अपना फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हुए उसे एक पंच मार देता है जोर से और मिस्टर 2 के दीवार के बाहर निकल जाता है फिर। और मिस्टर 2 के पास एक अजीब सी स्किल होती है जिससे वो दीवार पर जैसे टकराने वाला होता है दीवार पहले ही टूट जाती है। अब जो लड़की होती है उन लोगों को रोक देती है और कह रही होती है तुम फालतू में लड़ो मत यहाँ पे। और मिस्टर 2 को मिस्टर 4 भी रोक देते हैं फिर। और हमें पता लगा ये कोई मामूली लड़की नहीं, ये डबल फिंगर होती है। अब वो लोग डबल फिंगर से पूछ रहे होते हैं हम लोग कहाँ जा रहे हैं। डबल फिंगर बताती है हम अपने बॉस से मिलने जा रहे हैं जिनका चेहरा हमने आज तक नहीं देखा। दूसरी तरफ क्रोकोडाइल संडे से पूछ रहा होता है तुम्हें पता लगा नोनोहारा में हमारे शिप का क्या हुआ। संडे बता रहे होते मैंने रनिंग लिजार्ड को भेज रखा है बिलियंस के पास और वो रिप्लेसमेंट लेके आती ही होंगी। दूसरी तरफ फीवी को देखते जो कैरी आखिरकार हम यूबा पहुंच गए, पर फीवी की आंखें फटी की फटी रह जाती है जब वो यूबा की ऐसी हालत देखती है। चॉपर कह रहे हैं ये तो बहुत बुरा हुआ, ये सिटी तो पूरी सैंड से भर रखी है। अब हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो रेत में गड्ढा कर रहा था और कह रहा था यहाँ पे नए टूरिस्ट आए हैं, तुम लोगों को बहुत स्वागत है। फीवी कहती है हम यहाँ पे आए क्योंकि हम रेबल आर्मी से मिलना चाहते हैं। वो आदमी कह रहा है क्या तुम रेबल आर्मी से मिलना चाहते हो। वो बुढ़ा आदमी कह रहा था यहाँ पे हर रोज टाइम आते रहते हैं और यहाँ के लोग भी भाग गए और रेबल आर्मी भी यहाँ से निकल गई, वो तो नोनोहारा चले गई। अब जो कैमल होता है उनको बता रहा होता है मैं रेबल आर्मी के लिए सप्लाई करता था, तो लूफी सांजी उसको मार रहे होते तो उन्हें हमको पहले क्यों नहीं बताया इस बारे में। अब बुढ़ा बंदा सामने की तरफ देखता और कह रहा होता है तुम बीवी हो ना, तुम मुझे पहचानती हो ना। और एकदम से रोने लगता कह रहा होता तुम मुझे पहचान जाओगी, मैं थोड़ा पतला हो चुका हूँ। और बीवी को याद आता है ये तो टोटा है, ये तो कोटा का फादर है। टोटा कह रहा था मुझे पूरा भरोसा था किंग कभी हमें धोखा नहीं दे सकते। और फीवी के आंख में भी आंसू आ जाते हैं फिर। और बहुत रो रहा होता कह रहा होता है यहाँ से रेबल आर्मी चले गई, वो किसी काम की भी नहीं है और रोने लगता है। फीवी कह रही मत रोइए और एकदम से हैंकरचिप दे देती है उसे। अब हमें कोटा को दिखाया जाता है जो रेबल आर्मी का लीडर होता है और उसे अपनी बचपन की याद आ रही हो तो उसने फीवी से कहा था तुम बड़ी होकर एक बहुत अच्छी प्रिंसेस बनोगी।